नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो ऐलाने जंग। इस वक्त मैं काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगा आरती और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी, चारों तरफ हलचल तेज। और इस वक्त लगभग देश में यही माहौल नजर आ रहा है, भक्ति वाला माहौल। एबीपी न्यूज हर खबर लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचा रहा है। काशी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र, देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी के 80 घाट पर मौजूद हूं। देश में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की लहर चल रही है। देश भर में माहौल भक्ति का नजर आ रहा है, आस्था का है। और इसी राम के माहौल में पड़ोसी राज्य बिहार में सरगर्मी बड़ी तेज नजर आ रही है। तो पहले खबर वहीं से मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। चर्चा यह चल रही है कि खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये, क्या बड़ा होने वाला है? ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, बड़ी खबर वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी बिहार का दौरा जो उनका था वो टल गया है। और सूत्रों के हवाले से एक खबर और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को बिहार के बेतिया जा रहे हैं। चर्चा होने लगी है कि 13 से 27 की अगर बात की जाए तो क्या बिहार में कोई बड़ा खेला होने वाला है? 13 जनवरी, 27 जनवरी, क्या इन दो तारीखों के बीच बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या वाकई में नीतीश कुमार का मन डोल रहा है? सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ये ताजा बयान देखिए। एनडीए के लोग अगर तय ही कर लेंगे कि नीतीश कुमार को आने पर उनको स्वागत करेंगे, तो हम एनडीए के पार्टनर हैं, तो हम भी उनको स्वागत करेंगे। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के पलटी मारने की आशंका जता रहे हैं और इसको हवा मिल रही है जेडीयू के नेताओं के बयानों से। पिछले कई दिन से सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं। 16 सीट मेरा सीटिंग है। जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। अनुपात के से अधिक सीटें मांगना कांग्रेस पार्टी का अव्यवहारिक। कांग्रेस यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। पटना में एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार से बातचीत में बिहार के मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ कह दिया, उनकी पार्टी बिहार की सिटिंग सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर जिसे समझौता करना है करे। 16 सीट मेरा सीटिंग है। तो जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं। जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में इंडिया गठबंधन का होगा विचार विमर्श। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू का बीजेपी से गठबंधन था। तब पार्टी 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 16 सीटों पर जीती। इस लिहाज से देखें तो जेडीयू ने 17 सीटों पर दावा कर रखा है। सवाल ये है कि जेडीयू जब 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को कितनी सीट मिलेगी? सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही माले ने 5 सीटों पर दावा कर दिया, जबकि सीपीआई ने तो 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। अब पुनर्विचार करके 3 सीट का चयन किया, बेगूसराय, बांका और मधुबनी। आधार हमारा 1 दर्जन सीट है जहां हम जीते हुए हैं कभी न कभी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल वजूद तब तक कायम नहीं रह सकता है जब तक कि हम अपने जीते हुए सीट पर कम से कम दावा भी नहीं करें और लड़ें भी नहीं, तो कैसे चलेगा? बिहार में 10 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस की जेडीयू से बन नहीं रही और विवाद का आलम ये हो चुका है कि राम मंदिर का न्योता ठुकराने को लेकर कांग्रेस पर जेडीयू के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि उनको भारत के संस्कृति से और जो हमारा 84 करोड़ देवी देवता है उनको नहीं मानते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इंसान उसको भी नहीं मानेगा। जेडीयू की तरफ से बयान सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं आया। आरजेडी कोटे से बिहार में शिक्षा मंत्री की कुर्सी संभाल रहे चंद्रशेखर पर भी जेडीयू के विधायक संजीव कुमार का बयान आ गया है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और उनके बारे में कोई कुछ अगर गलत बोले, अनाप शनाप बोले तो बहुत दुखद है और उनके नाम पे राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग, अगर ऐसे कोई मंत्री ऐसा बात बोल रहे हैं तो जनता उनको जरूर जवाब देगी। संजीव संकेत दे रहे हैं, राजनीति में कुछ भी संभव असंभव नहीं है। और बात यहीं तक नहीं,
बीजेपी के नेता अब नीतीश कुमार को लेकर नरम रुख दिखाने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल पार्टी के कार्यक्रम के लिए पटना गई। यहाँ उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रही। आज बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश को भगवान राम का वंशज बता दिया। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था, और जिन लोगों को नहीं जाना है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये कहते रहे हैं कि नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं। इन्हीं सियासी सिग्नल्स की वजह से अटकलें तेज हो गई हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया दौरा प्रस्तावित था, जिसकी तारीख अब बदलकर 27 जनवरी हो गई है। तो क्या इन्हीं 14 दिन में बिहार की राजनीति पलटने वाली है? तो काशी के 80 घाट से ऐलाने जंग का ये सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, बिहार में हलचल जो तेज है उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब मीडिया से दूरी बना रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिहार ई वाहन सेमिनार में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने मीडिया से ज्यादा बात नहीं की। वहां पर दर्जनों टीवी पत्रकार मौजूद थे, नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे थे। नीतीश ने सीट बंटवारे के सवाल पर सिर्फ इतना कहा कि सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। नीतीश ने महज 10 सेकंड मीडिया से बात की और निकल गए। तो सवाल ये कि क्या बिटवीन द लाइंस इसे पढ़ा जाए, इसमें कुछ खास संकेत है? नीतीश कुमार अगर मीडिया से दूरी बना रहे हैं, वजह क्या, ये एक बड़ा सवाल। तो नीतीश कुमार वहां पहुंचे जरूर, लेकिन मीडिया कर्मियों से मुखातिब नहीं हुए। छोटा सा जवाब सिर्फ उन्होंने दिया, 10 सेकंड मीडिया से बात की और निकल गए। एक मिनट रुकिए, एक मिनट यार, सब समय पर हो जाएगा, चिंता मत करिए। मैं काशी के 80 घाट पर मौजूद हूं। बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में मेरे पीछे आप देख रहे हैं संध्या आरती शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद, भक्तगण। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। यूपी में मिशन 80 के लिए बीजेपी ने आज लखनऊ में बड़ी बैठक की है। बीजेपी यूपी में 80 सीट जीतने के लिए 24 जनवरी से नए वोटरों को जोड़ने का काम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़ेंगे। साथ ही पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए 55 सदस्यों की कमेटी बना दी है। और उधर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का जो काम है, बातचीत सही दिशा में चल रही है। मोदी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने के लिए सबसे बड़े राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है और अभियान को नाम दिया है मिशन 80। लखनऊ में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज एक साथ एक मंच पर नजर आए। बैठक में महासचिव विनोद तावड़े, सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद थे। बीजेपी की ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस बैठक में उसकी क्या रणनीति होगी, उस पर चर्चा हुई, इस पर मंथन हुआ। इसके अलावा इस बैठक में उन लोगों को भी बुलाया गया था जो भाजपा के दिग्गजों के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, और उनसे उस सीट का रिपोर्ट कार्ड लिया गया। कहते हैं जिसने यूपी जीत लिया उसने दिल्ली का ताज हासिल कर लिया। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 73 सीट हासिल की थी। 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली थी। सीटें कम हुई, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी-बीएसपी का वो गठबंधन एक साथ था जिसे यूपी की सियासत में जातीय गणित के हिसाब से सबसे बड़ा गठबंधन माना जाता है। लेकिन बीजेपी ने वोट फीसद में ऐसा खेल किया कि गठबंधन के सारे अरमान फेल हो गए। 2014 में बीजेपी को 42.63% वोट मिले थे, जबकि 2019 में उसके खाते में 49.56% वोट आए। बीजेपी ने इस बार अपने वोट प्रतिशत को 50% से आगे बढ़ाने का अपना टारगेट बनाया है
और इसके लिए उसने जी जान से मेहनत शुरू कर दी है। बीजेपी की नजर नए वोटर्स पर है। इसके लिए बीजेपी अभियान चलाने वाली है। 24 जनवरी को यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में नव मतदाता सम्मेलन करेगी। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी ने 55 सदस्यीय रणनीति कमेटी का गठन किया है। यूपी के वाराणसी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा और 10 साल के काम के साथ बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है। फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, अभी तिथि स्थान नहीं आए हैं। ऐसे ही हमारे मोर्चों के 7 मोर्चे हैं, उनके 7 मोर्चों के सम्मेलन होने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को रहना है। तो युवा मोर्चे का सम्मेलन कानपुर में होना है और अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन आगरा में होना है। बीजेपी जानती है कि जातीय समीकरणों में उलझी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतना आसान नहीं और इसीलिए वो कड़े फैसले लेने के लिए तैयार है। यूपी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए बीजेपी ने कई लेवल पर सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट और कार्यकर्ताओं से जो आकलन है उसके अनुसार अगर यूपी की 25 से 30% सीटों पर उम्मीदवार अगर बदल दिए जाएं तो हैरानी नहीं होगी। यही नहीं, एक लोकसभा की हकीकत को जानने के लिए भाजपा ने दूसरी लोकसभा सीटों से कार्यकर्ताओं को उतार दिया है, जिन्हें प्रवासी कहा जाता है, और उनकी रिपोर्ट भी भाजपा अहम मान रही है। बीजेपी की तैयारी पूरी है। दूसरी तरफ विपक्ष है, जहां सीटों को लेकर ऐसी उलझन है कि कोई नहीं जानता कौन किसके साथ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। यूपी में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे अखिलेश यादव को उम्मीद है कि जल्द सब कुछ साफ होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो गठबंधन की बातचीत हो रही है वो अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है और उसका बहुत जल्दी आपको पता लग जाएगा। यूपी की सियासी लड़ाई रोचक होने वाली है। 2014 से यूपी में हुए हर चुनाव में विजयी पताका फहराने वाली बीजेपी जीत का अब नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। देखना होगा 2024 में विपक्ष चौंकाता है या बीजेपी अपने प्रदर्शन को और भी शानदार बनाती है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार से जुड़ी खबर यह आ रही है कि उन्हें अयोध्या का निमंत्रण मिल गया है। यानी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता भेजा गया है। विपक्ष के कई नेता दरअसल आरोप लगा रहे थे कि उन्हें न्योता नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को न्योता भेजा गया है। हालांकि उनके जो साथी हैं इंडिया गठबंधन के, वो जाएंगे कि नहीं, इस पर सवाल बरकरार है। कांग्रेस की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, ऐसे में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। और अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नया हाथी नया साथी, बात बीएसपी की हो रही है। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं और आज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इस नंबर के जरिए पार्टी से जुड़ने की अपील की गई है। बाकायदा वीडियो संदेश भी जारी किया गया। तो ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, बड़ी खबर यह कि आकाश आनंद ने बिना नाम लिए कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाने की बात भी कही है। आकाश ने संकेत दिए कि मायावती के नेतृत्व में बीएसपी को आगे बढ़ाया जाएगा। आप मेरे साथ चले और बीएसपी से जुड़े। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी और फिर मैं खुद आपको संपर्क करूंगा। 9911278181। ये सिर्फ एक मोबाइल नंबर नहीं, बल्कि बदल रही बीएसपी की नई पहचान है। बदल रही है बहन जी की बीएसपी और बदल रही है यूपी की सियासी तस्वीर। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि बीएसपी में 50% भागीदारी युवाओं की होनी चाहिए। बहन जी की सियासत के उत्तराधिकारी 25 साल के आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर 2 मिनट 15 सेकंड का ये वीडियो जारी किया। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। इस वीडियो के साथ आकाश आनंद लिखते हैं, न रुके हैं न रुकेंगे, सत्ता की गुरु किल्ली लेकर रहेंगे। गुरु किल्ली का मतलब मास्टर की से है और भाव ये कि सत्ता की चाबी अपने पास रखेंगे।
बीएसपी की ओर से अब तक बहन जी यानी कि मायावती का वीडियो संदेश जारी होता था, लेकिन इस बार आकाश आनंद का वीडियो संदेश जारी हुआ है। क्योंकि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हैं, इसलिए आकाश आनंद ने नए तरीकों से पार्टी में नए बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है और बीएसपी नए तौर तरीकों के साथ, नए बदलाव के साथ चुनावी मैदान में कमर कस के तैयार हो रही है। बीएसपी में जुड़ने के लिए अभी तक ये होता आया कि जो शख्स सदस्यता लेना चाहता है उनकी पर्ची कटती है, सदस्यता के पैसे जमा होते हैं और फिर पार्टी से जुड़ गए हैं इसकी रसीद दी जाती है। लेकिन आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी की परंपरा को बदल दिया। ये तो हुई संगठन के विस्तार के लिए बदलाव की बात। अब नया हाथी चुनाव में जाने के लिए नया साथी भी खोज रहा है। सबसे पहले आकाश आनंद का ये बयान देखिए, जिसपे बिना नाम लिए कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने दें। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे। आकाश आनंद के इस बयान का मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव में पार्टी न तो एनडीए का हिस्सा बनने जा रही है और न ही इंडिया गठबंधन का। सवाल ये, क्या बहन जी तीसरे मोर्चे की सूत्रधार बनेंगी? एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बीएसपी और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो सकता है। ओवैसी की पार्टी मायावती को पीएम उम्मीदवार बताने लगी है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी दलितों में एक अलग छाप रखती हैं। देश का और उत्तर प्रदेश का दलित उनको मोहब्बत करता है, उनको चाहता है कि अगर उनको प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है तो वो भविष्य में बेहतरीन प्रधानमंत्री भी साबित होंगी। हालांकि गठबंधन को लेकर अब तक ना तो ओवैसी की तरफ से पत्ते खोले गए और ना ही बहन जी की तरफ से, लेकिन सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यूपी में अगर बीएसपी और एआईएमआईएम का गठबंधन होता है तो फिर मुस्लिम बहुल सीटों पर गेम बदल सकता है। यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भी मायावती की पार्टी और ओवैसी की पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चा शुरू हुई, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ सकी। फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक में समाजवादी पार्टी की अच्छी खासी पकड़ मांगी जाती है, लेकिन अगर जय भीम और जय मीम का नारा बुलंद हुआ तो मायावती की पार्टी एक बार फिर से वापसी कर सकती है। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि रामलला की पूजा पद्धति में बदलाव हुआ है। अब नहीं होगी राम और सीता की एक साथ वाली स्तुति। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने एबीपी न्यूज को बताया है। सत्येंद्र दास के मुताबिक राम मंदिर के बाल रूप में होंगे, राम मंदिर में जो मूर्ति होगी बाल रूप में, और राम और सीता के साथ स्तुति अब नहीं होगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं। आचार्य जी, ये जो है पुस्तक आपके हाथ में, जरा इसके बारे में हमको बताइए। आपको ये ट्रस्ट की ओर से भेजी गई, इसका क्या महत्व? देखिए, यहाँ तो वही ज़्यादा विधि विधान है जो पूजा अर्चना होती आ रही है। हाँ, कुछ इसमें बदलाव जरूर किए हैं जो विशेष रूप से है। ऐसी पुस्तक बनाई गई है जो चारों भाई बालक रूप में हैं, राम की जन्मभूमि है। अब इसमें जो बदलाव हुआ है, जो हमने पूजा करते चले आए हैं, उसमें कुछ बदलाव हुआ है, उस बदलाव को जान लेना है और ये उसे पूजा अर्चना। कह रहे हैं कि पूजा पद्धति में थोड़ा बदलाव भी हुआ है, जो 3 दशक से आप करते आ रहे उसमें बदलाव। हाँ, बदलाव हुआ है। बदलाव क्या है? इसमें ये हुआ है जो हमारे सभी मंदिरों में है, जो स्तुतियाँ जिसमें राम और सीता की स्तुति होती है, वो उसमें इसमें केवल राम की है, चारों भाइयों की है, तीनों माताओं की है, और उसके बाद में जो यहाँ के जैसे हनुमान जी हैं, सरयू माई हैं, ये सब के हैं, अयोध्या नाथ की है, ये सब की व्यवस्था है। लेकिन यही बदलाव ये हुआ कि माता सीता राम के साथ जो स्तुतियाँ होती हैं वो इसमें नहीं हैं। तो मंदिर में चूंकि श्री राम प्रभु राम बाल स्वरूप में होंगे, ऐसे में पूजा पद्धति में बदलाव की ये जानकारी एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। ये काशी का अस्सी घाट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी विश्वनाथ की नगरी, गंगा आरती जारी है।